दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, जिसको लेकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां एक दौर में काफ़ी उलझी रहीं। पहले सरकार नहीं मान रही थी, सत्ताधारी दल नहीं मान रहा था, उसको संचालित करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं मान रहा था, विपक्ष लगातार जोर दे रहा था कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर अल्टीमेटली सब मान गए और मानने के बाद नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन के बाद सब कुछ शुरू हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय जनगणना 2027 की। तो देश यानी हमारे देश, हमारा राष्ट्र, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय जनगणना है, जो बरसों से रुकी पड़ी थी, क्योंकि बीच में कोविड के नाम पर सरकार ने काम पूरा नहीं किया, कोविड के खत्म होने के बाद भी काम नहीं किया। तो जो जनगणना 2021-22 के बीच में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, वो 2026 में शुरू हुई है और ये 2027 में जाकर खत्म होगी। और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं दोस्तों कि इस जनगणना का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि इसमें जातियों की गिनती भी की जा रही है। यानी ये कास्ट यानी जातिवार यानी कास्ट वाइज सर्वे इसमें होगा। जो सेंसस का पूरा रिपोर्ट आएगा उसमें जातियों की संख्या सबको पता चलेगी। इसके पहले केवल SC ST और माइनॉरिटीज वगैरह के बारे में ही जानकारी मिलती थी कि कौन कितना है, कितना परसेंट है। इस पर सबके बारे में डेटा मिलेगा, लेकिन ये खुशफहमी हम पाल सकते हैं कि सबका डेटा मिलेगा। ऐसा वायदा किया गया था हमारे देश से। जो रजिस्ट्रार जनरल हैं भारत के, जो जनगणना आयुक्त भी कहे जाते हैं, उनकी ओर से, सरकार की ओर से, सर्वोच्च सिंहासन की ओर से कहा गया कि इस बार जातिवार जनगणना हो रही है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वे लोग भी नाक यूं पकड़कर कह रहे हैं जो जनगणना करा रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। और बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिए कि किस तरह देश में जनता को कैसे छला जाता है। कहा जाता है कुछ, किया जाता है कुछ। अब आप देखिए कि जनगणना जो अपने देश की हो रही है उसमें एक फेज तो पूरा हो गया है। अब दूसरा फेज जो है वो फेज है जिसमें कि जातियों की भी बात होगी, लोगों की आबादी की बात होगी, बहुत सारी चीजें, हाउस काउंट वगैरह हो चुका है। तो अब इसमें क्या है कि ड्रॉप डाउन जो मेनू है, यानी जो ऑप्शन जो एक है होना चाहिए कि कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ लोग गए, उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप कौन है, क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। तो जाति अगर वो बताते हैं तो एक स्टेट में, एक रीजन में कोई एक जाति है, उस जाति का दूसरे रीजन में कोई और नाम भी दे सकता है कोई। तो एक ही जाति के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो काउंट करने वाले लोग जा रहे हैं सरकार जनगणना विभाग की तरफ से, वो उनके पास कोई ऐसा प्रारूप नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अलग अलग नामों से जो लोग अपनी जाति का नाम दर्ज करा रहे हैं उनकी जो असली जाति है, जो वास्तविक जाति जो है, जो अखिल भारतीय स्तर पर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप समाहित हो जाए। ऐसा फॉर्मेट बनाया ही नहीं गया है अभी तक। इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा लोगों को, मैं उदाहरण देकर बताता हूं। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के बारे में डेटा जो आएगा वो भ्रामक होगा, बिल्कुल भ्रामक होगा, बिल्कुल गलत होगा। उनकी आबादी कुछ होगी और कहलाएगी कुछ। एक तो ये। दूसरा कि जातियों की जो संख्या होगी वो कुछ हजार के बदले कुछ लाख हो जाएगी या कई लाख हो जाएगी। जैसा हम लोगों ने 2011 से लेकर और 2012, 13, 14 तक जो चला सर्वे, सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण जो हुआ ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में, जिसमें नगर विकास
और बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स उसमें शामिल हुए थे। 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो गया, लेकिन वो गुड़ गोबर हो गया। गुड़ गोबर का मतलब वो इतना देश का पैसा खर्च हुआ, लेकिन 2011 की जनगणना में जातिवार जनगणना नहीं कराने की जो जिद ठान ली थी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, उसका भुगतान देश को कैसे करना पड़ा कि इतना खर्चा हो गया। फिर बाद में सरकार ने फैसला किया कि नहीं, जातिवार सर्वेक्षण हम करा लेते हैं, जनगणना में उसको जोड़ लिया जाएगा। तो वो सर्वेक्षण, जाति सर्वेक्षण जो किया गया, वो इनफैक्ट जनगणना आयुक्त के कार्यालय की तरफ से नहीं किया गया, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और अन्य कुछ सरकारी महकमों की तरफ से किया गया। उसमें जातियों के बारे में ऐसे ही आंकड़े पेश किए गए कि जो कभी भी सही नहीं हो सकते। एक ही जाति के जो अलग अलग नाम थे अलग अलग स्टेट में, सबको अलग अलग दर्शाया गया। लिहाजा हजारों लाखों जातियां बन गई, एक कोई जाति के बदले 50 जातियां बन गई। अब जैसे कल्पना कीजिए कोई ब्राह्मण है, अब उसमें कोई त्रिपाठी है, कोई शर्मा है, कोई भारद्वाज है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई तिवारी है, कोई उपाध्याय है। तो ये अलग अलग जातियां तो नहीं है, एक ही है जाति ब्राह्मण। तो इसको काउंट करने के लिए आपको एक सही तौर तरीका एडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने SC ST के बारे में किया हुआ है, और वो है ड्रॉप डाउन मेनू। यानी आप जो है वैसा ऑप्शन तलाशेंगे जिससे कि सभी इस तरह के जो आंकड़े हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हो चुका है भारत में। केरल में जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1968-69 के बीच में किया गया था, उसमें भी यही अडॉप्ट किया गया था पैमाना। अभी नीतीश कुमार जी की सरकार ने, जो आजकल NDA में है, उस समय वो RJD के साथ गठबंधन की सरकार चल रही थी, उस समय जब उन्होंने सर्वे कराया था पूरे बिहार का जातिवार सर्वे, उसमें भी जो जातियों की गिनती की गई थी इसी आधार पर की गई थी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बनिया एक कम्युनिटी है, और बनिया कम्युनिटी में जो जातियां थीं, कोई सोढ़ी थी, मोदक था, मायरा था, रोनियार था, पंसारी था, मोदी था, कसेरा था, केशरवानी था, ठठेरा था, कलवार था, बियाहुत था, कलवार था, कमलापुरी था, वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, बंगाली बनिया, बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, वैश्य पोद्दार, कसौधन, गंध बनिक, बाथम वैश्य, गोलदार, ये सारी की सारी जातियों के नाम आ गए थे, लेकिन इनको एक कोष्ठक में रखा गया था, एक ब्रैकेट में रखा गया था, और जो मेन कम्युनिटी थी वो बनिया थी। इसी तरह से दोस्तों, जैसे यादव जाति है, तो यादव को आमतौर पे अखिल भारतीय स्तर पर ये दो नाम इसके प्रमुख हैं, यादव या अहीर। तो अब उसके लिए नीतीश कुमार जी की सरकार के समय जो सर्वे किया गया था, उसमें जो नाम आए थे बिहार में जो प्रचलित हैं, और यादवों के अलग अलग नाम पूरे देश में और भी ज्यादा हैं। तो उसमें क्या था, बिहार में जो था, ग्वाला था, अहीर था, गोरा था, घासी था, मेहर था, सदगोप था, लक्ष्मी नारायण गोला था। इन सबको यादव कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन भारत की सरकार, सबसे ताकतवर सरकार, और जिसके पास किसी भी राज्य सरकार से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं, ज्यादा उसके पास बजट है, उसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, उसके पास ज्यादा वैज्ञानिक हैं, उनके पास ज्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उनके पास डिजिटल एक्सपर्टाइज ज्यादा है, वो ये छोटा सा काम नहीं कर पा रही है कि जितनी जातियां होंगी अलग अलग नाम से, एक ही जाति जो अलग अलग नाम जिसके हैं, उपजाति कह सकते हैं, जिनके सरनेम अलग हैं, उनको एक जगह जोड़ा जाए, सो दैट कि कंफ्यूजन ना हो, भ्रामक आंकड़े ना आ जाएं। तो सरकार ने ये किया ही नहीं है काम। और अभी तक जो जातिवार जनगणना का जो एक फॉर्मेट बना है, उसमें लोगों से जो जातियों के नाम पूछे जाएंगे वो व्यक्ति से पूछे जाएंगे, और जब वो व्यक्ति कोई अपनी जाति बताएगा, चाहे वो सरनेम बताए, चाहे अपनी मूल जाति बताए, जो अखिल भारतीय स्तर पर जो एक्सेप्टेड है, तो वो अपने आप वो आंकड़ा उसमें जाकर फिट नहीं होगा। जो इंफॉर्मेशन वो देगा अपनी जाति के बारे में, वो कन्वर्ट होगा नहीं कि वो एक मूल जाति जो उसकी है, या जो यूं कहा जाए कि जो सभी जातियां, जितनी उपनाम हैं, जितने उसके सरनेम हैं अलग अलग, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है।
और ऐसा आंकड़ा एकत्र करने का उन्होंने कोई जरिया नहीं खोजा है, कोई तौर तरीका नहीं खोजा है। अपने आप में ये बिगेस्ट डिजिटल फेल्योर है, ये बिगेस्ट एक तरह से टेक्निकल फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और देश की जनगणना कराने वाले जो कार्यालय है देश का, जिसका नाम है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, उनके ऑफिस का ये सबसे बड़ा फेल्योर है कि वो इतनी सारी उनके पास सामर्थ्य है, इतनी सारी क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जनगणना को वाजिब ढंग से कराने में वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब राज्य सरकारें ऐसा कर पा रही हैं तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं करा पा रही है, और केंद्र के तहत काम करने वाला जो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त का कार्यालय है वो क्यों नहीं करा पा रहा है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो सेकंड अभी शुरू होने वाला है वो फेज, जिसमें जाति पूछी जाएगी लोगों से, तो अगर कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि भाई आपकी जाति क्या है, तो वो व्यक्ति अगर कहता है कि मेरी जाति का नाम है यादव, दूसरा कोई कहता है कि नहीं मेरी जाति का नाम अहीर है, कोई कहता है कि नहीं गोप है, कोई कहता है कि नहीं डढ़ोर है, कोई कहता है कि नहीं ग्वाल है, कोई कहता है कि नहीं हम यदुवंशी है, तो अब ये अलग अलग नाम जो है, अलग अलग जाति के ये जो नाम है वो सब अलग अलग रिकॉर्ड हो जाएंगे और कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बनाया गया है, कोई ऐसा प्रारूप नहीं बनाया गया है टेक्निकल डिजिटल आधार पर कि ये सब एक जगह मर्ज कर जाएं कि नहीं ये एक ही यानी अहीर या यादव जाति के ही अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिलों में ये लिए जाते हैं। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक दोस्तों लाखों जातियां बन जाएंगी, क्योंकि एक जाति के कम से कम 10, 15, 20 कुछ जातियों के इससे भी ज्यादा अलग अलग सरनेम हैं, अलग अलग सब कैटेगरीज हैं। तो जो समझदार जातियां होंगी, जो पढ़े लिखे लोग जहां होंगे, वो तो अपना एक ही या दो नाम बता देंगे। मान लीजिए एक कोई समझदार कोई जाति बिरादरी के लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा कैंपेन किया अपनी बिरादरी में, ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने अभियान चलाया कि नहीं नहीं आप अलग अलग नाम नहीं बताएंगे, एक ही नाम बताएंगे, वो तो कारगर हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा शिक्षा नहीं है, ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग नहीं है, वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे और साउथ और नॉर्थ में इतना ह्यूज गैप है, बातचीत का भी, भाषा का भी, कम्युनिकेशन का भी, कि वहां भी काफी कंफ्यूजन होगा। दोस्तों आपको मैं बताऊं यही ब्लंडर 2011 का जो माना जाता है, क्योंकि शुरुआत उस समय से हुई थी, जो यूपीए सरकार ने शुरू किया था और बाद में मोदी सरकार के समय भी जारी रहा, जो जिसका आंकड़ा आज तक नहीं आया। भारत सरकार का वो बहुत महान काम था जो जनगणना आयुक्त के कार्यालय से बाहर हुआ था, जिसको देश की जनता जान ही नहीं सकी कि वो आखिर आंकड़ा क्या था। और वो सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया गया था देश की विभिन्न जातियों का, और उसमें ये लिया गया था कि भाई ये सर्वे जो होगा वो हमारी राष्ट्रीय जनगणना के सर्वे के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उसकी वजह क्या होती? क्योंकि लाखों जातियां आ गई। तो जब लाखों जातियां बन जाएंगी तो आप उसको कैसे एक जगह एकत्रित करेंगे? आप टेबलाइजेशन कैसे करेंगे? उसका एक तरह से एक उसका कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? तो ये सबसे बड़ी समस्या आई। मैंने एक बार पूछा एक बहुत बड़े उस समय की सरकार के एक बड़े नामचीन व्यक्ति से कि भाई अगर इस तरह का आप प्रबंध नहीं कर रहे हैं पहले से, तो कैसे ये सर्वे कारगर होगा? आप तो लाखों जातियां बना देंगे, जबकि लाखों जातियां नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, सारा हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, सबसे सारा स्पेशलाइजेशन है, वी विल डू इट। लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या वो मनशाही नहीं थी सरकार की? क्या वो मनशाही नहीं थी उन लोगों की, योजनाकारों की, जो उसमें इन्वॉल्व थे कि ऐसी कोई जातिवार जनगणना का आंकड़ा आवे, या वो उनकी चूक थी? अगर चूक थी दोस्तों तो इस बार तो करेक्ट किया जा सकता था। राष्ट्रीय जनगणना में ये चूक अगर थी उस समय 2011 से 2014 के बीच में, तो उसको तो ठीक किया जा सकता था इस जनगणना में। लेकिन जनगणना आयुक्त के कार्यालय जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। जब अखबारों ने कुछ स्टोरीज इस तरह की दी हैं कि इसमें भी वही गलतियां हो रही हैं, इस तरह का फॉर्मेट जो तैयार किया गया है उसमें जनगणना के काम में लगा एक सरकारी कर्मचारी जाएगा, लोगों से उनकी जाति पूछेगा, जो जाति वो बनाएंगे उसको दर्ज कर देगा। तो अगर दर्ज कर देगा तो फिर तो आंकड़े जो हैं लाखों में चले जाएंगे, हजारों में चले जाएंगे, फिर कैसे जातिवार जनगणना हो पाएगी? तो इसका मतलब क्या है कि 2011-14 के बीच जो ब्लंडर किया हमारी सरकार ने,
उस समय की सरकार ने या मौजूदा सरकार ने भी वही गलती इस बार भी हो रही है या की जा रही है। तो अब ये क्या जानबूझकर की जा रही है या अनजाने में हो रही है? कोई चीज जानबूझकर अनजाने में भी होती है क्या? जब एक बार आप ब्लंडर कर चुके हैं तो दूसरी बार ब्लंडर क्यों किए जा रहे हैं भाई? हमारा एक सवाल है। तो दोस्तों, ये जो मामला है ड्रॉप डाउन मेनू का, ये कोई बहुत ही असाधारण है। और इसका यह है कि अगर ड्रॉप डाउन विकल्प नहीं होगा, सिर्फ सवाल पूछकर उसे दर्ज करने का ऑप्शन आप दे देंगे, तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी। SC ST के साथ जो काउंटिंग होती है उसमें यह प्रबंध है, उसमें यह प्रबंध है कि कोई व्यक्ति अगर जाति बताता है और उस जाति के अलग अलग सरनेम हैं, तो वो सब एक जगह आकर मर्ज कर जाते हैं और फिर सही आंकड़े आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि पिछले डाटाबेस में देश की कुल जातियों की संख्या 46.7 लाख बताई गई थी, जो मेरी जानकारी है। अगर ये गलत है तो मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि इस वीडियो को प्रकाशित होने के बाद जरूर इसको करेक्ट करें। हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे, लेकिन मेरे पास जो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की और उसमें जो आ रहा है कि पिछले डाटाबेस में देश की कुल जातियों की संख्या 46.7 लाख थी। और मैं ये सारी रिसर्च के बाद ये कह रहा हूँ, मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताऊँ। जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो मैंने किया। अगर इसमें गलत हो तो आई एम रेडी टू करेक्ट माई सेल्फ। जबकि दोस्तों, ये 46.7 लाख का आंकड़ा जो है ये तो बहुत ही भयानक है, बड़ा हैरतअंगेज है। लेकिन 1931 में जो अंग्रेजों ने अपनी आखिरी जनगणना जो आंकड़े जिसके आए थे, उसमें जब जातियों की गिनती की थी भारत की, तो उस समय 4147 जातियों की संख्या आई थी। यानी 1931 में अपने देश के बाहर के जो शासक थे, जो हम पर राज करते थे, अंग्रेज लोग, उन लोगों ने जब हमारे यहाँ जातिवार जनगणना कराई थी तो हमारी जातियां कितनी थी? 4167। अब सवाल इस बात का है कि पिछले डाटाबेस में अगर जातियों की पूरी संख्या 46 लाख से भी ज्यादा आ रही है, तो ये 4147 जो है 46 लाख कैसे बन गया? और अगर 46 लाख से थोड़ा कम भी है तो ये लाखों में तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर लाखों में जातियां चली गई हैं तो भाई जातियां पैदा किसने की हैं हाल के दिनों में? हमने तो यही सुना था कि जो वर्ण व्यवस्था भारत की है वो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, बाकी अंत्यज हैं, जिनको अतिशूद्र भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो अगर, और इसके अलावा माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग हैं, तो अगर ये सब हैं तो इसमें जातियां इतनी कैसे हो जाएंगी कि वो लाखों में पहुंच जाएं? इसका मतलब यह है कि आप लाखों में जातियों के आंकड़े पेश करके जातिवार जनगणना होने ही नहीं देना चाहते, करना संभव ही नहीं है। और यही हुआ 2011 से लेकर 14 के बीच में, जो कुछ इस देश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर हुआ, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए गए, उसमें दोस्तों यही हुआ कि आंकड़े आज तक नहीं आ पाए। तो उस वक्त जब जनगणना चल रही थी 2011 के लिए, तो उसमें तो आपने इनकॉर्पोरेट नहीं किया जातियों की। लेकिन बाद में जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने दबाव डाला, दलित वर्ग के लोगों ने दबाव डाला, तब आपने कहा ठीक है हम सर्वे करा देते हैं। सर्वे आपने कराना शुरू किया तो उसमें यह गड़बड़ झालक कर दिया कि आपने हजारों लाखों जातियों का नाम दे दिया और कोई इस तरह का आपने मैकेनिज्म नहीं डाला उसमें जो SC ST की गिनती के लिए आप डालते हैं। तो SC ST की गिनती तो क्लियरली हो जाती है क्योंकि उसमें मैकेनिज्म है, इस तरह का तंत्र विकसित किया गया है जनगणना के लिए। लेकिन इस बार अभी तक नहीं किया गया, जैसे 2011-14 के बीच नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, अब आप मानकर चलिए कि अगर हमारे इस वीडियो के बाद अगर कोई चर्चा होती है समाज में, क्योंकि अभी तक राजनीतिक प्रभु वर्ग जो है इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, वो दूसरे मामलों में उलझा हुआ है, और जो पिछड़े वर्ग, दलित समाज के और अन्य समाजों के जो पॉलिटिशियन हैं उनकी भी नज़र इस पर नहीं है। शायद इसलिए कि शायद अंग्रेजी के अखबार कम पढ़ते होंगे लोग, या अगर पढ़ते होंगे तो इसको महत्व नहीं देते होंगे, तो वो भी चर्चा इसकी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि अगर ये मुद्दा शासन तक पहुंचता है, अगर ये योजनाकारों तक पहुंचता है, अगर ये सरकार के नीति निर्धारकों तक पहुंचता है,
तो मैकेनिज्म जो अगर नया इसमें तलाशा जाता है SC ST की गणना के लिए जो किया जाता है हर जनगणना में, अगर वैसा कोई मैकेनिज्म बिल्ड करती है सरकार या विकसित करती है तो ओबीसी कम्युनिटी की जनगणना में कोई दिक्कत नहीं आएगी, न तो अपर कास्ट की जनगणना में कोई गड़बड़ी आएगी, सब गणना बिल्कुल प्रॉपरली हो जाएगी। लेकिन अभी अगर जनगणना में अगर आप कहें कि सही आंकड़े कास्ट के आएंगे तो यह असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। और कुल मिलाकर जनगणना में जातिवार जनगणना के जो आंकड़े होंगे वो बिल्कुल फर्जी होंगे, हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। और सरकार जो है वो अभी तक इस पर कोई न तो उसने बयान दिया है और न तो 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत शानदार स्टोरी इस पर की थी। और इंडियन एक्सप्रेस की, जो कि एक देश का जाना माना अखबार है, उसकी खबर पर कॉग्निजेंस भी अभी तक नहीं लिया है, न तो सरकार ने लिया है और न तो राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने लिया है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी है था। और इस बार जब हो रहा है जातिवार जनगणना, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के कैंपेन के बाद, जबरदस्त दबाव के बाद, एक चीज याद रखिए, भारत में कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करता है, लेकिन कांग्रेस हिस्ट्री में राहुल गांधी पहले नेता हैं जिन्होंने जातिवार जनगणना के पक्ष में पूरे देश में माहौल बनाया और उनका बहुत अमूल्य योगदान है, वरना जातिवार जनगणना पर मौजूदा सरकार सहमत नहीं हो पाती। तो अब सहमत तो हो गई सरकार, लेकिन सरकार जातिवार जनगणना यूं करा रही है कि उसका कोई अता पता नहीं निकलेगा, कोई आंकड़ा नहीं निकलेगा, कोई साफ सुथरा उसमें कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब देखना है कि राहुल गांधी, विपक्ष के अन्य लोग इस मुद्दे को उठाते हैं कि नहीं। अखबारों में छप रही है बात, हम भी वीडियो बना चुके हैं, पहले भी हमने कई बार बोला है इस विषय पर कि ऐसा कहीं आंकड़े ऐसे तो नहीं आ जाएंगे। अभी हाल ही में हमने बोला एक सेमिनार में, लेकिन दोस्तों मार दिया। तो अब देखना है दोस्तों कि इसका क्या होता है। हमारा कहना है कि इतने 1000 करोड़ फिर खर्च किए जा रहे होंगे, कितना खर्च होगा वो तो डेट बाद में आंकड़े आएंगे, लेकिन आप इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जातिवार जनगणना करा रहे हैं और उसके आंकड़े ही अगर ना आ जाएं, जातियों के बिल्कुल आंकड़े ना आ पाए, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या ये एक राष्ट्रीय क्षति नहीं होगी? मैं सरकार से भी अपील करता हूं और राष्ट्रीय जो जनगणना आयुक्त का कार्यालय है उससे भी अपील करता हूं कि आप जो भी खर्चा हो रहा है देश का, इसको एक राष्ट्रीय क्षति में तब्दील ना करें, इसका उपयोग करें और ये जातिवार आंकड़े आए, सही आए। कुछ हजार जातियां देश में हैं, इनको लाखों में न तब्दील करें, जैसा 2011 और 14 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ। अगर सीखना ही है तो 1968-69 के केरला के सर्वेक्षण से सीखें, और या तो 2023 के नीतीश कुमार जी की सरकार के 2022-23 के नीतीश कुमार जी की सरकार के उस बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण से सीखें। आप 2 राज्यों ने तो कम से कम आंकड़े दिए हैं, तेलंगाना और कर्नाटक में भी जनगणना हुई है। तेलंगाना का तो रिलीज भी हुआ, संभवतः हो गया, यस, और कर्नाटक का मामला अभी भी लंबित है। तो दोस्तों, ये मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता था। देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर कम चर्चा हो रही है। क्यों कम चर्चा हो रही है आप तो जानते ही हैं, लेकिन आप हमारे इस वीडियो के बाद जरूर चर्चा करें, ताकि समाज, देश और देश को चलाने वालों तक ये बात पहुंचे कि अगर जातिवार जनगणना हो रही है तो उन आंकड़ों को आप दबाइए मत, उनको सामने लाइए। देश का कल्याण होगा, सबका भला होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।